एक लंबा सा आदमी भारी मन से अपने गांव से दूर जाता हुआ। उसकी पीठ से उसकी पत्नी का शव बंधा हुआ था और साथ घिसटता चला जा रहा था उसका छोटा सा बेटा। शाम हो चली थी, बारिश रुक चुकी थी, मगर बूंदाबांदी अभी हो रही थी। ये लोग वहां से दूर पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदी की ओर जा रहे थे। उसका 6 साल का अधनंगा बच्चा उस उदास शाम में रोते हुए अपने बाप के पीछे चला जा रहा था। वह गांव था वंगनपल्ली, तेलंगाना के करीमनगर जिले में उसका पुश्तैनी गांव। वह आदमी उस गांव के अछूतों की बस्ती हरिजनवाड़ा में रहता था। वह तेजी से कदम बढ़ा रहा था ताकि अंधेरा होने से पहले नदी के तट तक पहुंचा जाए। उसे चलाया जा रहा था ताकि अंधेरा होने से पहले नदी के तट पर पहुंचा जाए। उसे चलाया जा रहा था कि यह विचार कि उसे अकेले दम अपनी पत्नी को दफनाने के लिए कब्र खोदनी है। बारिश की बूंदों के बावजूद पत्नी की मृतदेह के बोझ तले वह पसीना पसीना हो रहा था। वह परेशान था यह सोचकर कि शाम होने से पहले नदी किनारे पहुंच पाएगा कि नहीं। वह कोस रहा था अपने कुटुंबियों को जिन्होंने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया था। वह रो रहा था पत्नी के लिए, अपने आप के लिए और अपने बेटे के लिए जिसने अपनी माँ को खो दिया था। वह आदमी था नरसैया, एक मादिगा जाति से चमार यानी अछूत। नगर वह एक ऐसे आदमी था जिसके पिता के नाम 50 एकड़ खेती लायक जमीन थी। एक अक्षत के पास इतनी जमीन का होना अविश्वसनीय था, लेकिन यह जमीन उसके पिता को दक्कन के निजाम नवाब मीर तहनियात अली खान आफजुद्दौला ने दी थी। ये सन 1719 से उस क्षेत्र के शासक आसफ जाही खानदान के 5वें निजाम थे। एक बार जब निजाम उस गांव से गुजर रहे थे तब नरसैया के पिता ने उनको बड़े बछड़े के चमड़े से बनाए खूबसूरत जूतों का जोड़ा पेश किया। अद्भुत कारीगरी का नमूना थे ये जूते, रेशम की तरह कोमल और निजाम के पैरों के लिए एकदम सही नाप के। निजाम इतना खुश कि उन्होंने तुरंत अपने रेवेन्यू ऑफिसर को बुलाया और नरसैया के नाम 50 एकड़ जमीन देने का ऐलान कर दिया। अद्भुत, यह एक मदिगा को ऐसा इनाम मिला, बहुत उपजाऊ जमीन जिसमें 2 सिंचाई के कुएं भी थे। यह घटना है 19वीं सदी के उत्तरार्ध की। उस समय गांव की बनावट जैसी ही थी जैसी कि आज है। भारत के अधिकतर गांव बनावट सदियों से एक जैसी ही चली आ रही है। हर गांव हिंदू जाति व्यवस्था और मन के बताए नियमों के अनुसार बसा होता है। गांव में 2 प्रकार के घर होते हैं, सवर्णों के मकान और अवर्णों की झोपड़ियां। इन दोनों के बीच या तो कोई 4 दीवारी होती है या पर्याप्त दूरी। जात से बाहर अछूतों के स्पर्श से गंदी होने वाली हवा से बचने के लिए गांव के सवर्णों के पास भारी इंतजाम होता है। गांव में हर जात के घर इस तरह बनाए जाते हैं कि हवा ब्राह्मणों के घरों से गांव के बाकी हिस्सों की ओर चले। हर गांव में अछूतों के घर पूर्व दिशा में होते हैं और मुख्यतः गांव पश्चिम में होता है, क्योंकि हवा प्रायः पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। गांव में घर जात व्यवस्था के हिसाब से बने होते हैं, यानी ऊंची जातियों से नीची जातियों के क्रम में पूरब से पश्चिम की ओर पहले शूद्र, फिर वैश्य, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण। उत्पादन में भाग लेने वाली जातियों के घर यानी ब्राह्मणों के घर, इन्हीं से गांव शुरू होता है। उन दिनों के वंगनपल्ली में बेलमा जात के जमींदार आज ही की तरह जमीनों पर कब्जा जगाए रखने वाले दबंग हुआ करते थे। हालांकि जात व्यवस्था में उनका स्थान दूसरा था, लेकिन गांव के मुखिया वही थे। लगान वसूल करते और निजाम के खजाने में जमा करते। मुखिया यानी दोरा शब्द ही कानून था। दोरा गांव के हर व्यक्ति को
हर परिवार के बारे में जानता था और इस नाते गांव के सबसे असहाय वर्ग युवा अछूत लड़कियों पर अधिकार जमाता था। असहाय अछूत कभी सवर्ण हिंदुओं के इस व्यवहार पर सवाल नहीं उठाते थे और हर बर्बरता को चुपचाप सहन कर लेते थे। अछूतों की स्थिति ऐसी थी कि वे ऊंची जात के लोगों के सामने भी नहीं पड़ते थे, क्योंकि इससे भी प्रदूषण फैलने का डर था। इन वंचित दीनहीन अछूतों के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पाना भी सपने जैसा था। ऐसे हालात में नरसैया जमीन का मालिक बन गया, वह भी बहुत सारी जमीन का, क्योंकि इसको इस जमीन पर कब्जा मिलेगा कैसे। वह अपनी पत्नी को यह खबर देने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन फिर रुक गया और कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। तभी एक आदमी ने उससे आवाज दी, अरे नरसिंघा, दोरा तुझे बुला रहा है। नरसैया तुरंत दोरा के घर की ओर दौड़ा। वह अपने आप को कोसता जा रहा था कि उसने निजाम को जूतों का वह जोड़ा पेश ही क्यों किया। इस तोहफे की वजह से तो उसके घर पर मुसीबत टूट पड़ सकती है। जैसे ही वह दोरा के सामने पहुंचा, उसने देखा कि उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अबे कुतिया की औलाद, अछूत सुअर, तेरी हिम्मत कैसे हुई सरकार को तोहफा देकर जमीन लेने की। दोरा चिल्लाया, पैरों पड़ता हूँ दोरा, गुलाम हूँ आपका, मैं ऐसे कैसे कर सकता था। दया करो मालिक, मैं तो आपका दिया खाता हूँ, माफ कर दो। नरसैया ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए धीमे स्वर में विनती की। वह दोरा के सामने सम्मान में उनसे दूर खड़ा था। तू हराम की औलाद अछूत है, तू क्या करेगा। 50 एकड़ की जमीन का जमींदार बनकर मेरी बराबरी में बैठना चाहता है तू। दोरा फिर से गरजे, नहीं दोरा नहीं, ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ मैं। मेरे जैसा अछूत कभी जमींदार नहीं बन सकता। भगवान सजा देंगे, अंधा हो जाऊंगा मैं। आप मेरे मालिक हैं दोरा। इस पर दोरा कुछ शांत हुए और उसकी ओर दयापूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, हरामी, तुझे तो जमीन दी है, उसमें से 2 एकड़ ले और अपने परिवार के लिए खेती कर ले। और फिर अपने मुंशी की ओर मुड़कर कहा, जा और बाकी की जमीन हमारी जमीन में मिला ले। नरसैया को छुटकारा मिला। वह अपने लिए 2 एकड़ जमीन पाकर ही उल्लासित था। वह खुश था कि दोरा के गुस्से से बच गया और ज़्यादा खुश था इसलिए था कि दोरा ने उसे बांधकर पिटवाया नहीं। नरसैया अपने समाज में इज्जतदार आदमी था। वह अपने समुदाय के कई लोगों से बड़ा था, इसलिए कई झगड़ों को निपटारा वह अपने स्तर पर कर दिया करता था। जूते गांठने के अलावा वह जमींदार के खेतों में काम भी करता था। उसकी नरम स्वभाव की पत्नी घर और खेत दोनों जगह काम करती। उसका 15 साल का बेटा जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर था, यानी उसे दिन रात बिना किसी मजदूरी के जमींदार के यहाँ काम करना पड़ता और सोता भी। वह जमींदार के पशुओं के बाड़े में ही था, ताकि दिन रात कभी भी काम पड़ने पर वह जमींदार और उसके परिवार के लिए हाजिर हो सके। वह अपने दोरा का विश्वास पात्र भी था और जब तब दोरा के खुश हो जाने पर उसने कुछ अनाज और धन मिल जाया करता था। नरसैया की 2 बेटियां की शादी हो चुकी थी और वे पड़ोस के ही गांव में रही थीं। कुल मिलाकर नरसैया का परिवार उसके जैसे कई अछूतों की तुलना में बेहतर था। हालांकि निजाम की दी जमीन उससे छीन ली गई, फिर भी दोरा की दया से उसके पास 2 एकड़ तो बचे थे। दूसरे अछूते के पास तो कोई जमीन नहीं थी। अपने समाज के लोगों से इज्जत पाकर भी नरसैया विनम्र और मिलनसार था। नरसैया और उसकी पत्नी में अपने बेटे की शादी को लेकर अक्सर बहस हुआ करती। तुम्हारा सारे गांव के लोगों के झगड़े निपटाते हो, मगर अपने ही बेटे की शादी की फिक्र नहीं करते। पोचम्मा ने उसकी थाली में ज्वार की रोटी और मांस परोसते हुए कहा। नरसैया ने रोटी का कौर उठाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया,
मैं नरसी गार्ड के लिए अच्छी खूबसूरत लड़की देख रहा हूँ। कब? मेरे मरने के बाद। 16 साल का हो चुका है वह। चिल्लाओ मत, देखना शुरू कर दिया है मैंने। अब खाना खाने दो मुझे, नरसैया चिढ़कर बोला। तब पोचम्मा कुछ शांत हो गई। एजी, कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत हो। बात यह है कि उसकी शादी की उम्र बीत रही है और लोग सोचते हैं कि हमें अपने बेटे की परवाह नहीं है। खुला छोड़ रखा है हमने उसे। हमारा बेटा अच्छा लड़का है, हमारा नाम बदनाम नहीं करेगा। नरसैया ने हाथ धोते हुए कहा। उसके लिए सुंदर गोरी लड़की ढूंढने दो मुझे। मैं नहीं जानती कैसे, मगर इस गर्मी के आखिर तक मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। एक बार शादी हो जाए बस, दोरा उसे घर भेज देंगे और उनके जानवरों के बारे में